नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास का प्रमुख भाग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले तथा उसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। यह सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग बीए का क्लास कर रहे हैं तो इसे खासकर बीए के आधार पर देखेंगे और इसका सही प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो के सभी प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से कर लीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लेंगे। और यह खास कर बीए के लिए नहीं है, हड़प्पा सभ्यता बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर ग्रेजुएशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और ये जो सारे टॉपिक मैं बताऊंगा इसका पीडीएफ भी दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं इसके विस्तार पर संक्षेप में लिखे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मतलब उत्पन्न कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता, इसका विस्तार कैसे हुआ, एक क्वेश्चन पूछा है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है। उत्तर देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना कठिन है, इसके मूल को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। देखिए, क्वेश्चन आंसर थोड़ा लंबा लंबा होगा क्योंकि ग्रेजुएशन में लंबा लंबा ही पूछा जाता है, 15 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है, तो इसलिए इसका आंसर भी लंबा होगा। आप लोग घबराइएगा मत, आसानी से समझिए, बहुत ही सरल भाषा में बताऊँगा, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना कठिन है, इसके मूल को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिस रूप में प्राप्त हुई है वह एक विकसित संस्कृति का रूप है। इसके प्रारंभिक चरण और क्रमिक विकास के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन थे, वह स्थानीय थे अथवा विदेशी, यदि वे विदेशी थे तो कहाँ से आए थे, किसी जाति से संबंधित थे और शांतिपूर्वक उनका आगमन हुआ था या एक आक्रमणकारी के रूप में, और यदि भारतीय भूमि के लोग ही इस संस्कृति के निर्माता थे तो एक लघु ग्रामीण संस्कृति से उस महान नागरिक संस्कृति के क्रमिक विकास के निश्चित सूत्र क्यों नहीं मिलते। इन सब प्रश्नों का निश्चित उत्तर देना कठिन है। सिंधु सभ्यता के मूल के संबंध में मुख्यतः दो मत प्रचलित है। एक मत सिंधु सभ्यता के उद्भव का श्रेय मेसोपोटामिया की संस्कृति को देता है, तो दूसरा ईरानी, बलूची, सिंध संस्कृतियों और भारत की ग्रामीण संस्कृतियों से इसे विकसित मानता है, ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से मेसोपोटामिया की संस्कृति का विकास सिंधु संस्कृति से पहले हुआ था, अतः कुछ विद्वानों मेसोपोटामिया की संस्कृति को सिंधु संस्कृति का प्रेरक मानते हैं। कतिपय अन्य विद्वानों का कथन है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस अनुमान की गुंजाइश नहीं है कि भारतीय धरती इस पर सभ्यता का विकास क्रमिक एवं धैर्यपूर्ण प्रयासों द्वारा हुआ था। क्रेमर की यह निश्चित धारणा है कि क्रेमर एक विद्वान थे जो ये धारणा दिए हैं। क्रेमर की यह निश्चित धारणा है कि सिंधु सभ्यता से पूर्व की जो संस्कृति भारत में मिली है उनसे यह नहीं लगता कि उन्हीं से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। उनका कहना है कि लगभग 2400 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया से लोग आए और उन्हें यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल अपनी संस्कृति में परिवर्तन का उस सभ्यता का विकास किया, जिसे हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, आप लोग जानते ही हैं। तो और आगे आंसर देखिए। अभी भारत में मिली है उनसे यह नहीं लगता है कि उन्हीं से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। उनका कहना है कि लगभग 2400 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया से लोग आए और उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल अपनी संस्कृति में परिवर्तन कर उस सभ्यता का विकास किया, जिसे हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। एक कथन किनका है? क्रेमर का। क्रेमर एक विद्वान थे, ठीक है। किंतु मेसोपोटामिया को सिंधु संस्कृति के उद्भव का श्रेय देने के विरोध में उनके तर्क दिए गए हैं। सिंधु संस्कृति और मेसोपोटामिया की संस्कृति में कई आधारभूत भिन्नताएं हैं। हड़प्पा सभ्यता में कई ऐसे तत्व हैं जो इसे पश्चिमी एशिया की समकालीन संस्कृतियों
फिर पृथक करते हैं। पृथक मतलब अलग करना होता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना जलपत्ती की है और इसमें सड़कों, नालियों और मलकुंडों की अच्छी व्यवस्था। दूसरी ओर मेसोपोटामिया के नगरों के बेतरतीब बढ़ने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार हैं, जिनमें पक्का स्नानागार और सीढ़ीदार कुआं संलग्न है। पश्चिमी एशिया में नगरों में इस तरह की नगर योजना का अभाव है। हड़प्पा के लोगों ने पक्की ईंटों के व्यवहार में जिस कौशल का परिचय दिया है वह मेसोपोटामिया में दिखलाई नहीं देता। हड़प्पा वालों के मिट्टी के बर्तन और उनकी अपनी मोहरें एक खास प्रकार की है और इन पर अंकित पशु मंडल स्थानीय है, मतलब उसी जगह का। सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा वालों ने अपनी विशेष लिपि बनाई है, जिसका मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि से कोई साम्य नहीं है। मतलब उन लोगों ने अपना खुद का लिपि बनाया है जिससे वो लिखते पढ़ते थे, उसका मेसोपोटामिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस मत के समर्थक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की जो वस्तुएं मेसोपोटामिया के स्थलों में और मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो कुछ वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में उत्खनन से प्राप्त हुई है, वे केवल परस्पर आदान प्रदान, व्यवहार, वाणिज्य की ही सूचक लगती है और इन्हें एक ही क्षेत्र की संस्कृति का उद्गम स्थल सिद्ध करने के लिए निश्चित प्रमाण नहीं माना जा सकता। कुछ विद्वानों हड़प्पा सभ्यता का मूल ईरानी बलूची संस्कृतियों को मानते हैं। बलूचिस्तान में कई वर्षों के सर्वेक्षण के पश्चात फेयर सर्विस इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बलूचिस्तान में 4000 ईसा पूर्व में संस्कृतियों का प्रादुर्भाव हुआ और इनमें ईरानी संस्कृतियों का पर्याप्त योगदान था, किंतु इन बलूच संस्कृतियों का निरंतर भारतीयकरण होता रहा। इस प्रकार सिंधु और बलूचिस्तान में हड़प्पा से पूर्व काल की संस्कृतियों का विकास होता गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। याद क्या करना है, समझना है। हिस्ट्री ऐसे भी समझना होता है। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते। आप लोग अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इस चैनल का एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ जुड़ सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेंगी और पीडीएफ वगैरह भी वही ग्रुप में शेयर होती हैं, तो आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर एक निबंध लिखे अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। मतलब नगर नियोजन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे कुछ भी हो, आपको ये आंसर लिख देना है। आपका उतना नंबर मिल जाएगा जितने नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को आगे समझिए। उत्तर देखते हैं हम लोग। नगर नियोजन के बारे में कुछ भी पूछे, यही आंसर लिख देना है, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की नगर योजना पर्याप्त विकसित थी। जिस सुव्यवस्थित ढंग से योजना अनुसार उन्होंने नगरों का निर्माण किया था, उसे देखकर आज भी लोग दांतों तले उंगली दबाने के बाध्य हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि उन लोग का विकसित नगर नियोजन था। विभिन्न नगरों में समानता। सिंधु सभ्यता के अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, भवालपुर आदि नगरों से प्राप्त हुए हैं। इन सभी नगरों की योजना, तकनीक, ईंट, शिल्पकला आदि एक ही प्रकार के थे। ये एक दूसरे से सैकड़ों मील की दूरी पर स्थित थे, फिर भी इनमें बहुत कुछ समानता है। इससे ऐसा आभास मिलता है कि पूरी नगर योजना का निर्माण शक्तिशाली केंद्र द्वारा किया जाता था। मतलब कोई केंद्र होगा, नगर होगा, उसी के द्वारा नगर निर्माणों का सुनिश्चित योजना के अनुसार। देखिए पहला देखते हैं सड़कें। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये नगर समकोण चतुर्भुज के ढंग पर बने हुए थे। सड़कों की चौड़ाई 9 फुट से लेकर 34 फुट तक होती थी, एक दूसरे के साथ समकोण पर मिलती थी। सभी प्रधान सड़कों का संबंध छोटी छोटी सड़कों से रहता था। सड़कों के दोनों ओर एक कतार में मकान बनाए जाते थे। सड़कों के कोनों पर के मकानों की बाहरी दीवारों को थोड़ा गोलाकार बना दिया जाता था, जिससे कि गाड़ियां के आने जाने में बाधा ना हो। सड़कें कच्ची होती थी। दूसरा, नालियां का उचित प्रबंध। नगर को साफ सुथरा रखने के
नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। वर्षा और घर के गंदे पानी के लिए सड़कों में नालियाँ बनी हुई थी और घरों की नालियाँ का उसके साथ संबंध रहता था। प्रत्येक गली में एक नली होती थी जो वहाँ के मकानों के गंदे पानी को बड़ी नाली में गिराती थी। नालियाँ पक्की ईंटों की होती थी। ठीक है। नालियाँ ऊपर से ढकी रहती थी। ऊपर की मंजिल से शौचालय और स्नानागार के गंदे पानी के निकलने की भी अच्छी व्यवस्था थी। इसके लिए मिट्टी की पाइपें बनी हुई थी। गार्डन चाइल्ड के शब्दों में गलियों की सुंदर पंक्तियों, नलियों की उत्तम व्यवस्था और उनकी निरंतर सफाई इस बात का संकेत करती है कि उस समय अवश्य ही विकसित एक नगर शासन था और अपना काम सावधानी एवं सतर्कता के साथ करता था। ठीक है। तीसरा देखते हैं सफाई। स्वस्थ सफाई सिंधु सभ्यता के निवासी स्वास्थ्य एवं सफाई पर विशेष ध्यान देते थे। नगर के विभिन्न स्थानों पर कूड़ा करकट फेंकने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था थी। लोग अपने घरों की गंदगी इसी डस्टबिन में फेंकते थे। चौथा, नगर में बाजार की व्यवस्था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल कमरे का भग्नावशेष मिला है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वह कमरा लगभग 81 फीट वर्गाकार होगा। इसकी बनावट से ज्ञात होता है कि यह उस युग के बाजार का चौराहा रहा होगा और इसी बगल में अनेक कमरे थी जो स्थानीय दुकानों की कतारें रही होंगी। हड़प्पा में भी एक गोदाम नुमा मकान का अवशेष प्राप्त हुआ है। पांचवा देखिए, स्नानागार मतलब नहाने की जगह। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार का अवशेष मिला है। इसकी लंबाई 180 फीट और चौड़ाई 108 फीट है। इसके चारों ओर 8 फीट मोटी दीवार है और इससे लगे कई कमरे बने हुए हैं। बीच में जलाशय है जो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इस जलाशय में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता में नगर की योजना तैयार करते समय सार्वजनिक स्नानागार को भी ध्यान में रखा जाता था। स्नानागार में गर्म पानी का भी प्रबंध रहता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छठा देखिए, किलाबंदी मतलब घेरावा। नगर के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनी हुई थी जो कच्ची ईंटों की बनी होती थी। उससे बाहर पक्की ईंटों की जोड़ाई की जाती थी। यह दीवार करीब 40 फीट चौड़ी और 35 फीट ऊंची होती थी। ठीक है। सातवां देखिए, भवन निर्माण। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से जो भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय का मकान ऊंचे और विशाल होते थे और वे पक्की ईंटों के बनते थे। इन मकानों की बाह्य रूपरेखा मतलब बाहरी का रूपरेखा भड़कीली नहीं होती थी पर वे मजबूत और उपयोगी होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ध्येय रहता था मकान को जीवन के लिए सुविधाजनक बनाना, न कि उसे परिष्कृत एवं कलापूर्ण बनाना। बड़े और छोटे मकानों की बनावट में कोई अंतर नहीं रहता था। मकान 2 मंजिला भी होते थे और ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी रहती थी। मकान में स्नानागार, रसोई घर, शौचालय के लिए अलग अलग कमरे होते थे। आंगन, शौचालय तथा स्नानागार की गच्चे पक्की ईंटें की बनी होती थी। छतों के लिए धूप में पकाई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मकान के अंदर कुओं की भी व्यवस्था रहती थी। धनिक लोगों के लिए मतलब धनी आदमी, अमीर आदमी लोगों के लिए मकान 2 मंजिले होते थे। ऊपर के भाग में घर के लोग रहते थे, नीचे के भाग में नौकर चाकर। मकान का द्वार गली की ओर रहता था। खिड़कियां ऊंचाई पर बनाई जाती थी। संभवतः चारों ओर से सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता था। मकान में पानी रखने और आंगन में एक और बनी हुई नालियों पर ऊपर से ढकी रहती थी। जो सब बता रहा हूँ वहाँ का नगर व्यवस्था है। ठीक है। ऊपर की मंजिल से शौचालय और स्नानागार के गंदे पानी के निकलने की भी अच्छी व्यवस्था थी। इसके लिए मिट्टी की पाइपें बनी हुई थी। गार्डन चाइल्ड के शब्दों में गलियों की सुंदर पंक्तियाँ, नालियों की उत्तम व्यवस्था और उनकी निरंतर सफाई इस बात का संकेत करती है कि उस समय अवश्य ही विकसित एक नगर शासन था और वह अपना काम सावधानी एवं सतर्कता के साथ करता था। लिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। मतलब इनके विशेषता के बारे में पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या विशेषता था। ठीक है। उत्तर देखते हैं। 1920 ईस्वी से दयाराम साहनी, M.F. वत्स और M. व्हीलर जैसे पुरातत्वों के प्रयासों से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र सिंधु घाटी में स्थित हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान में उत्खनन के फलस्वरूप, उत्खनन मतलब खनना होता है, ठीक है,
वहाँ रेलवे का काम शुरू हो रहा था, इसकी वजह से खनन हुआ था, ऐसा कुछ हिस्ट्री है जिसमें हड़प्पा सभ्यता मिला था हम लोगों को। ठीक है। उत्खनन के फलस्वरूप जो सभ्यता प्रकाश में आए उसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया। सिंधु घाटी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। देखिए यहाँ 1 नंबर का भी एक क्वेश्चन बन गया कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर है कि सिंधु घाटी नदी के किनारे होने की वजह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस सभ्यता के काल का निर्धारण 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। हड़प्पा निवासी टीन और तांबा मिलाकर कांसा बनाने की कला जानते थे। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, कांसे के प्रयोग द्वारा उन्होंने एक उच्च कोटि की सभ्यता का निर्माण किया था, इसलिए हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, कांस्य युगीन संस्कृति किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं वरन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग में भी थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम के बलूचिस्तान के मकराक समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसके प्रधान नगर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, चन्होदड़ो और बनावली। ये सब इसके प्रमुख शहर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का ये सब प्रमुख शहर है। सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं। सामाजिक जीवन सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन के संबंध में लिखित जानकारी का अभाव है। खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर ही उनके सामाजिक जीवन का अनुमान किया जा सकता है। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। संभवतः समाज में 3 ही वर्ग थे, उच्च कोटि अर्थात धनी, मध्यम एवं गरीब, जो आज भी इन कोटि के लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें अथवा हड़प्पा की नगरीय सभ्यता के अंत के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालें। मतलब हड़प्पा सभ्यता का सर्वनाश किसे हो गया ये और मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ा, स्टॉप हो गया, उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछे क्यों पतन हुआ या उस पर प्रकाश डालिए, उसके कारण लिखिए, तो सबका आंसर ये हो जाएगा। ये आंसर आप लोग समझ लीजिए, इसको उत्तर दे दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अंत। परिपक्व हड़प्पा की संस्कृति का काल लगभग 2550 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के मध्य है। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना जितना कठिन है उतना ही कठिन उसका अंत जानना है। इसी सभ्यता के अंत के प्रश्न पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इसके अंत के अनेक कारण बतलाए गए हैं। चलिए कारण देखते हैं। पहला कारण है देखिए सूखाग्रस्त। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु और रावी नदियों की धाराओं में भयानक परिवर्तन के कारण आसपास का क्षेत्र सूखाग्रस्त हो गया। दूसरा देखिए विवर्तनिकी परिवर्तन दयाराम साहनी तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि किसी विवर्तनिक विध्यन के कारण समुद्र का जल स्तर काफी ऊंचा उठ गया और संपूर्ण सिंधु प्रदेश जलमग्न हो गया और यह सभ्यता विनष्ट हो गई। मतलब पानी ज़्यादा हो गया, बाढ़ आ गया, ऐसा कुछ उनका मतभेद है। ठीक है, तीसरा देखते हैं भूकंप। भूकंप या बाढ़। दूसरा मत यह है कि भूकंप या बाढ़ के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। खुदाई से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो कई बार भीषण बाढ़ का शिकार हुआ था। लोथल, चन्होदड़ो आदि स्थलों पर भी बाढ़ का प्रमाण मिलते हैं। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आगे का क्वेश्चन आंसर आएगा वो हम लोग देखेंगे इसी चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लगभग सभी विषय का वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषयों का कंटेंट इस पर मिलेगा और PDF डाउनलोड करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लोड कर लीजिए।
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।